हेलो एवरीवन, मैं नीतू। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो आईवीएफ प्लान कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि उन्हें आईवीएफ कौन सी जगह से कहाँ से करवाना है। आईवीएफ जो है वो प्रोसीजर सिंपल नहीं होता, ये सभी को पता है। और आईवीएफ वो लोग करवाते हैं जिनको शायद काफ़ी ईयर्स हो चुके हों, वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाए। उन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया और काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाने के बाद, काफ़ी मेडिसिन खाने के बाद भी जब उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिला तो फिर वो आईवीएफ के बारे में सोचते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम भी होती है, किसी का ट्यूब ब्लॉकेज होता है, किसी को, जैसे मुझे पर्सनली एंडोमेट्रियोसिस था और मेरे एग काउंट भी जो है वो कम हो रहे थे। ठीक है, बॉर्डर पे पहुंच गए थे जब मैंने आईवीएफ करवाया। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं और किसी डॉक्टर के पास जाके कंटिन्यूस इलाज करवाऊं, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में मेरा आईवीएफ भी नहीं हो पाता मेरे खुद के एग से, अगर मैं और डिले करती। तो इसी तरह से ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो सब कुछ ट्राई करने के बाद फिर अब आईवीएफ का ऑप्शन ही उनके पास बचा होगा। लेकिन जब आईवीएफ प्लान करते हैं कि हाँ भाई करवाना है, तो लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना है या कौन सा आईवीएफ सेंटर उनको चूज़ करना चाहिए। कई बार जो लोग होते हैं वो जो आईवीएफ सेंटर चुनते हैं वो खाली एडवर्टाइजमेंट देख के चुन लेते हैं या कोई भी रैंडम जो उन्हें नेट में सर्च करते हुए आईवीएफ सेंटर मिल जाए। तो इसलिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है आईवीएफ सेंटर चूज़ करते टाइम। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूँगी जिसको देखते हुए आपको अपना आईवीएफ सेंटर चूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो। तो पहला तो लोकेशन बोलने का एक रीज़न ये भी है कि आईवीएफ जब करवाते हैं उस टाइम पे आपको फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल जाना होता है। जब आईवीएफ स्टार्ट हुआ था, तो जैसे पीरियड्स के सेकेंड डे से मेरे आईवीएफ स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद कंटिन्यूसली 13 डेज़ तक मुझे रोज़ हॉस्पिटल जाना पड़ा था, क्योंकि उसमें स्कैन्स होते हैं और इंजेक्शंस लगते हैं। और ये इंजेक्शंस जो हैं ये वहीं पे जो हॉस्पिटल में ही लगते हैं, क्योंकि स्कैन्स के अकॉर्डिंग वो डोसेज वगैरह डिसाइड होता है, कितने फॉलिकल्स बने, मतलब ये सब चेक होता रहता है। और ये डेली नहीं हो, ऑल्टरनेट डेज भी मतलब ऐसा होता है, लेकिन जो भी है आपको इंजेक्शन वहीं पे लगता है। तो इसके वजह से लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका एग रिट्रीवल होता है, आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ज़्यादा ट्रैवलिंग भी मना करते हैं, तो इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वाला चूज़ करेंगे तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लोकेशन के बाद आपको सक्सेस रेट भी देखना है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके घर के पास हो या आपके लोकेशन के मतलब विदिन 10 किलोमीटर्स या 20 किलोमीटर्स हो। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि उनका सक्सेस रेट कितना है। और सक्सेस रेट सिर्फ ये नहीं कि उनकी वेबसाइट में कितना मेंशन है या वो लोग अपने हॉस्पिटल में कितना शो कर रहे हैं, क्योंकि सक्सेस रेट आजकल कई बार क्लिनिक्स वगैरह खुद भी लिख देते हैं। सक्सेस रेट आप ऐसे भी पता कर सकते हो, अगर वहाँ के आप पेशेंट, वहाँ पे आप जाओ, कंसल्टेशन लो, आप वहाँ के जो पेशेंट्स वगैरह हैं जो आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हो कि उनका ये फर्स्ट है, उनका ये सेकंड है। आई नो हर किसी का फर्स्ट में सक्सेस नहीं होता है, लेकिन अगर आप 2-3 से भी अगर आप बात करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना परसेंटेज ऐसे हैं जिनका फर्स्ट में हुआ या जो सेकंड के लिए आ रहे हैं। ऐसे करके आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि हाँ वो कितना रिलायबल है। थर्डली आता है आपका प्राइस, आपका बजट। जैसे प्राइस काफ़ी आईवीएफ सेंटर्स जो है आपने देखा होगा, कोई बहुत कम प्राइस ऑफ़र करता है, कहीं आपको लगे ये तो बहुत कॉस्टली ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, तो बात ये होती है कि अगर आपका फर्स्ट में नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जो आईवीएफ पैकेज है वो सिर्फ कॉस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चूज़ करना है, क्योंकि कई बार होता है कि जो कम दिखने वाला होता है वो आपको ज़्यादा कॉस्टली भी कल को पड़ सकता है। तो जो कॉस्ट है उसमें आप पैकेज में ये देखोगे कि वो कितने साइकिल कवर कर रहा है। अगर आपको सिंगल साइकिल का ही ट्राई करना है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर तो आप प्राइस के बजट के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मतलब है कि भाई अगर मेरा फर्स्ट में नहीं होता है, जैसे मैंने पर्सनली 3 साइकिल वाला लिया था, ठीक है, लेकिन मेरे को फर्स्ट में ही कंसीव हो गया, मुझे फर्स्ट में ही कंसीव हो गया, तो मेरा जो पैकेज था वो 2.5 लाख का था। और जब मुझे फर्स्ट में कंसीव हो गया तो उन्होंने मुझे 60,000 रुपीज़ रिफ़ंड कर दिया था। ठीक है, ये वहाँ की पॉलिसी थी जो उन्होंने हमें पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था। काफ़ी लोग होते हैं वो ये सोच के 3 साइकिल वाला पैकेज या 2 साइकिल वाला पैकेज नहीं लेते हैं कि अगर उनका फर्स्ट में ही हो गया तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, हमें रिफ़ंड जो है वो ऐसा नहीं है कि एकदम बराबर वापस होता है, लेकिन हाँ अगर आपका फर्स्ट में कंसीव हुआ और अगर वो आपको रिफ़ंड ऑफ़र कर रहे हैं 3 पैकेज या 2 पैकेज में, तो ये पैकेज बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है।
फिर आपके पैकेज के अकॉर्डिंग आपको उनसे ये पूछना है कि वो क्या क्या सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं, मतलब वो क्या क्या उस पैकेज में कवर कर रहे हैं। क्योंकि आईवीएफ पैकेज में, जैसे मेरे पैकेज में स्टार्टिंग में जो इंजेक्शन मुझे एग रिट्रीवल से पहले लगे थे, स्टार्टिंग में जो 13 डेज़ तक मुझे इंजेक्शन लगे थे, वो इंजेक्शन मेरे ऑलरेडी पैकेज में कवर्ड थे। लेकिन जो बाद के इंजेक्शन थे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से कुछ दिन पहले से जो स्टार्ट हो गए थे, वो वाले कवर नहीं थे, वो हमें अलग से बाय करने हुए थे और वो कॉस्टली आते, मतलब मेडिसिन और इंजेक्शन सारा। जैसे 15 डेज़ का मुझे अराउंड 15 डेज़ का ओनली 15 डेज़ का मुझे अराउंड 25,000 पड़ गया था, मतलब इतना कॉस्टली था वो, मतलब मेडिसिन और इंजेक्शन दोनों मिला के। तो वैसे तो जो है ज़्यादातर हॉस्पिटल वो वाले इंजेक्शन और मेडिसिन कवर नहीं करते हैं, बल्कि मेडिसिन तो कोई भी कवर नहीं होता है। तो इसलिए आपको उनसे पूछना है। और सेकेंडली, जब एग रिट्रीवल हुआ था और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, तो उन दोनों दिन हॉस्पिटलाइजेशन होता है, ठीक है, हमें हॉस्पिटल में ही एडमिट कर दिया जाता है पूरे दिन के लिए। और ये कॉस्ट जो है वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड है या नहीं है, या ये आपको अलग से पे करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कई बार पैकेजेस में लिखा भी होता है, जब जो आप ब्रोशर वगैरह देखोगे वहाँ पे सर्विसेज में लिखा भी होता है कि क्या चीज़ें इंक्लूडेड है और क्या चीज़ें नहीं इंक्लूडेड है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपके एग्स रिट्रीव होते हैं, अगर आपके जैसे 10 एग्स रिट्रीव हुए, ठीक है, तो 10 में से सपोज़ फर्टिलाइज हुए 7 फर्टिलाइज हो गए, और 7 में से फिर डे 5 तक आपके जो सर्वाइव किए एम्ब्रियोज़, वो सपोज़ 5 एम्ब्रियोज़ आपके अच्छे सर्वाइव हो गए। अब आपको पहले ट्रांसफ़र में आप चाहते हैं कि जैसे 2 एम्ब्रियो आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो उसके बाद जो बाकी 3 एम्ब्रियो बचे हैं उसमें जो फ्रीजिंग होता है, ठीक है, उसका मतलब उसका कॉस्ट जो है वो भी इस पैकेज में इंक्लूडेड है या नहीं है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका फर्स्ट में कंसीव नहीं होता है तो सेकंड में ये ऑटोमेटिकली ये जो है वो ये एम्ब्रियोज यूज़ कर लेंगे, आपको बार बार इंजेक्शंस नहीं लगाने पड़ेंगे। जो सिंगल पैकेज लेते हैं जो लोग, ठीक है, उनका ये दिक्कत आ सकता है कि उनके एग फ्रीजिंग का कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड है या नहीं। जो 3 साइकिल्स लेते हैं उसमें तो वो इंक्लूडेड होता है एग फ्रीजिंग का चार्ज, ठीक है, वो जनरली 1 साल के लिए होता है। लेकिन जो सिंगल पैकेज लेते हैं, मतलब सिंगल साइकिल का पैकेज लेते हैं, उसमें कई बार एक फ्रीजिंग का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है। तो ये आपको पता करना होगा और इसका ध्यान भी रखना होगा, नहीं तो फिर आपको अगले महीने फिर से, मतलब या एक साइकिल में नहीं हुआ तो दूसरे साइकिल में फिर से वही सारे इंजेक्शन्स आपको लगेंगे, आपको फिर से एग रिट्रीवल होगा। तो बार बार एग रिट्रीवल करवाने से अच्छा है कि अगर आपके एक ही बार में एग्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उनको फ्रीज़ करवा लें। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, जैसे आपका एग रिट्रीवल होने के बाद जो आपके एग्स रिट्रीव होते हैं, जितने मेच्योर एग रिट्रीव होते हैं, उसके बाद उसको हस्बैंड के सीमेन के साथ फर्टिलाइज़ किया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोज बनते हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियोज जो हैं डे 3 भी कोई हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करता है, डे 5 भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कई हॉस्पिटल पेशेंट से पूछते हैं कि डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना है, डे 5 आपको जनरली डे 5 एम्ब्रियो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। हर कोई जो भी अगर उसने प्रॉपर रिसर्च किया आईवीएफ के बारे में तो वो डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही करवाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पूछनी है कि आपके हॉस्पिटल में क्या ये पॉसिबल है कि उनका जो फ्रीजिंग टेक्निक्स है, क्या वो डे 5 एम्ब्रियो तक सपोर्ट करता है फ्रीजिंग, क्योंकि डे 3 वाले इतने रिलायबल नहीं माने जाते। उसमें सक्सेस रेट ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, काफ़ी होता है, लेकिन डे 5 की कंपैरिजन में काफ़ी कम है। इसलिए नेक्स्ट चीज़ है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो हर हॉस्पिटल ऑफ़र नहीं करता है, ठीक है, और ना जेनेटिक टेस्टिंग पैकेज में इंक्लूडेड होता है। किसी भी पैकेज में जेनेटिक टेस्टिंग इंक्लूडेड नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपको खुद पूछना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा। जेनेटिक टेस्टिंग का कॉस्ट सेपरेट होता है, और जो लोग चाहते हैं कि उनका फर्स्ट में ही या सेकंड में ही किसी तरह आईवीएफ होने के चांस बढ़ जाए, वो जेनेटिक टेस्टिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करवाते हैं, एक तो बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, प्लस सेकेंडली एक तो आईवीएफ का कॉस्ट, ऊपर से जेनेटिक टेस्टिंग का कॉस्ट, और मोस्टली तो लैक ऑफ नॉलेज ही होता है, ठीक है। तो जेनेटिक टेस्टिंग में बेसिकली जो एम्ब्रियोज आपके फॉर्म हुए उनको जेनेटिकली टेस्ट किया जाता है कि उन एम्ब्रियोज़ के क्या चांसेस है कि उनमें क्रोमोसोमल जो प्रॉब्लम्स है या जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है वो है या नहीं है, या आगे जाके निकलेगी। तो मतलब ये टेस्ट होता है वो, और उसमें से जैसे आपके 10 एम्ब्रियोज़ बन गए,
10 एम्ब्रियोज बोलो, 10 एग्स नहीं, तो 10 एम्ब्रियोज बन गए हैं डे 5 के। उसके बाद जब उसमें जेनेटिक टेस्टिंग होता है, सपोज उसमें 6 या 7 ऐसे हुए कि जो जेनेटिक टेस्टिंग में पास हो जाते हैं, ठीक है। जेनेटिक टेस्टिंग का 100% गारंटी नहीं होता है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। हो सकता है वो जो 7 है उसमें से किसी में, एक दो में फिर भी हो सकता है जेनेटिक प्रॉब्लम आगे जाके आ जाए, क्योंकि वो 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इंडिया में जेनेटिक टेस्टिंग फिर भी कपल्स कम करवाते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज़ में जेनेटिक टेस्टिंग काफ़ी होता है, क्योंकि जेनेटिक टेस्टिंग के बाद एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन और लाइव बर्थ जो है उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और जो एम्ब्रियोज ऐसे हो जिसमें जैसे इम्प्लांट हो जाए फिर मिसकैरेज हो जाए, मतलब इसके चांसेस फिर थोड़े कंपेरेटिवली कम हो जाते हैं। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।